Hi everyone, welcome to SV Chemistry classes. Today we will study about electron transport system. इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पोरफिन क्या होता है, पोरफायरिन रिंग क्या होते हैं, कोरिंग रिंग क्या है, क्लोरीन रिंग क्या है, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन राइट. उसके बाद जो मैंने सेकंड वीडियो बनाया था उनमें सारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर दिया है. कौन कौन सा, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोरिथ्रिन एंड हीमोसाइनिन, सारा कंपेयर करते हुए हमने स्टडी किया. बिल्कुल वैसे ही अभी करना है किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो मेनली ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सिस्टम कौन कौन सा है, तो इनमें है एक आपका फर्स्ट आ जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन, मतलब जिनमें आयरन सल्फर रहेंगे, दोनों आइटम प्रेजेंट होता है. आयरन सल्फर प्रोटीन है, साइटोक्रोम है और साथ ही ब्लू कॉपर प्रोटीन. इस वीडियो में मैं आपको पूरा सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट आयरन सल्फर प्रोटीन. तो सबसे पहले ना व्हाट इज द आयरन सल्फर प्रोटीन. जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो एक नॉन हीम प्रोटीन है जो कि किसी भी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं. इनमें एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हो सकते हैं. जो आयरन एटम है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं. साथ ही इनमें सल्फर एटम होते हैं और सिस्टीन, ज़्यादातर इसमें सिस्टीन जो प्रोटीन है वो यूनिट पाया जाता है. तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आयरन सल्फर प्रोटीन. क्या क्या कहा था मैंने, एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है. अब जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उनमें हमें दो चीज़ों का मेनली स्टडी करना है, वो है क्या, रुब्रिडॉक्सिन एंड फेरिडॉक्सिन. रुब्रिडॉक्सिन क्या है, रुब्रिडॉक्सिन जो है वो बिल्कुल लो मॉलिकुलर वेट वाला, मतलब सबसे बेसिक टाइप का एक आयरन सल्फर प्रोटीन ही है. इनका मॉलिकुलर वेट बहुत ही लो होता है. बेसिक यूनिट है ये सिंपल Fe, इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो Fe और S0 से ये मिलके बना होता है. अगर मैं बात करूँ फेरिडॉक्सिन, तो फेरिडॉक्सिन बड़ा थोड़ा सा ग्रुप हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है, या बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. और इनमें ना नंबर ऑफ आयरन एटम्स भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स भी ज़्यादा होंगे. इनका एग्जांपल मैं बता देती हूँ यहीं से लिख के. इसमें Fe2S2 टाइप का सिस्टम होगा, साथ ही Fe3S4 होगा, Fe4S4 ऐसे थोड़े से ज़्यादा नंबर्स में आयरन एटम प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के लिए, और सल्फर एटम भी इनमें प्रेजेंट होगा. अब फर्स्ट स्टडी करनी है हमको किसके बारे में, रुब्रिडॉक्सिन. तो आपने क्या जान लिया, रुब्रिडॉक्सिन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ये जो है वो ज़्यादातर किन में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उनमें पाया जाता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेगा. अगर थोड़ा सा देखें और कि क्या है, तो पार्टिसिपेट इन ए बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन हीम नॉन आयरन प्रोटीन है, ये नॉन हीम आयरन प्रोटीन है. सेंट्रल मेटल एटम तो आयरन ही है. साथ ही आयरन प्रेजेंट होता है कैसे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी तो इसमें जो डिस्टेंस होता है Fe एंड S का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, ये थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज़ें हैं. 224 से लेके 233 PM तक इसका डिस्टेंस होता है. अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं. बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसकी, किसका, रुब्रिडॉक्सिन. तो रुब्रिडॉक्सिन की जब स्टडी करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है. सेंट्रल मेटल एटम होता है क्या, आयरन. और आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है. स्टार्टिंग में ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा. साथ ही इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही ये 16 यूनिट से जुड़े होते हैं. ऐसे बनाना है इसको, 16 यूनिट के थ्रू ये क्या होगा, आपस में बाइंड होगा. ये जो S है वो अपने आप का S नहीं है, कोई इनऑर्गेनिक सल्फर एटम नहीं है. ये क्या है, सिस्टीन का ही ग्रुप है. CH2N बोल सकते हैं, सिस्टीन ग्रुप. वैसे ही यहाँ से CH2 सिस्टीन ग्रुप, सिस्टीन ग्रुप, ठीक है. और अब और क्या बोल सकते हो, मतलब इसका थोड़ा सा बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर टाइप्स का दिया रहता है, बट ये बेसिकली होता यही है. टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, 4 सिस्टीन ग्रुप अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से. मैंने बोला आपका ये इसका बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो होता है आपका 224 टू 233 PM. साथ ही अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो बॉन्ड एंगल आप बताइए किसके किसके बीच निकालूंगी मैं, Fe, एक सल्फर और दूसरे सल्फर है ना, मतलब सिस्टीन वाला ग्रुप. यहाँ पे मैं बार बार आपको रिकॉल करा रही हूँ कि यहाँ पे फ्री सल्फर नहीं होता. मतलब यहाँ पे ना जब भी सल्फर आयरन सल्फर प्रोटीन की बात करेंगे तो वहाँ दो टाइप का सल्फर एटम आपको देखने को मिलेगा. एक को बोलते हैं लेबाइल सल्फर और दूसरे को बोलेंगे इनर सल्फर. तो यहाँ पे लेबाइल सल्फर जो है वो 0 है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर एटम, लेबाइल सल्फर एटम जो है
वो है कितना 0, क्योंकि इसके जो सल्फर एटम है वो सारे इनर्ट वाले हैं, ये सिस्टीन से कनेक्टेड है। आपको बुक में कहीं ऐसे करके सारा ऐसे ग्रुप दिया रहेगा जो कि सिस्टीन ग्रुप ही है ऐसे। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर किसका, रुब्रिडॉक्सिन का। अब रुब्रिडॉक्सिन में भी आपने देखा कि रुब्रिडॉक्सिन का वर्क क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना इसके भी 2 फॉर्म हो सकते हैं, जैसे बाकी सबका हमने स्टडी किया था कंपेयर करते हुए, वैसे ही बोला जा सकता है कि ये जो रुब्रिडॉक्सिन है वो भी 2 टाइप्स की हो सकता है। मैं यहाँ पे रुब्रिडॉक्सिन बना देती हूँ। ये 0 लिखने का मतलब है कि इसमें एक भी लेबाइल सल्फर एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर 0 लिख दिया है ना मैंने यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि इसमें सल्फर एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एक्टिव सल्फर एटम, या बोल सकते हैं लेबाइल सल्फर एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। जितने भी सल्फर एटम है वो सारे सिस्टीन का है। अब ये जो रुब्रिडॉक्सिन है वो भी 2 टाइप्स का होगा, थोड़ा सा इसकी भी नॉलेज होना चाहिए हमको। एक मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीफॉर्म, मतलब ऑक्सीफॉर्म ना भी बोलो तो भी ठीक है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसका हाई होगा, फिर जब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तब हम उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म। जैसे उसमें डीऑक्सी एंड ऑक्सीफॉर्म बोलते थे, इसमें बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म और इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। जब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, जब वो ऑक्सी फॉर्म में है तो Fe किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Fe किस में चला जाएगा, ये जो Fe है वो चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है ये D5 सिस्टम है, और क्योंकि ये D5 सिस्टम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, T2G और Eg। कितने कितने, इसमें 3 और इसमें 2। साथ ही इसकी बात करते हैं तो ये D6 सिस्टम में हो जाएगा, और T2G यहाँ पे 4 होगा, और Eg कितना हो जाएगा 2। दोनों ही केस में मुझे देखने को मिल रहा है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोनों ही केस में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ही जो इसका पोर्शन है वो ESR एक्टिव होगा, ESR एक्टिव होगा, ये भी कैसा होगा, ESR एक्टिव होगा। और बात करें मैग्नेटिक नेचर की, तो मैग्नेटिक नेचर में आप क्या बोल सकते हो, ये जो है वो पैरामैग्नेटिक, और ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कलर की, तो इसका ऑक्सी फॉर्म जो है वो कलर्ड होता है, जबकि इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो कलरलेस होगा। ऑक्सी फॉर्म कलर्ड होगा, और कलर किसके कारण से आता है इनमें, LMCT के कारण। तो यहाँ से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया थोड़ा सा, रुब्रिडॉक्सिन है क्या। तो एक बार ना थोड़ा सा रिकॉल करो, ठीक है। रुब्रिडॉक्सिन जो है वो है क्या, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये एक नॉन हीम प्रोटीन है, लेकिन इनमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है। आयरन पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन को जब ये कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 चला जाता है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये बेसिकली टेट्राहाइड्रल होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इनके बीच, अच्छा बॉन्ड एंगल मैंने बताया नहीं यहाँ पे। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 1042, थोड़ा सा ना चेंज होते रहता है, 104 से लेके 114 तक इसका हो सकता है बॉन्ड एंगल। और साथ ही लेबाइल सल्फर एटम कितने होते हैं, तो रुब्रिडॉक्सिन में तो लेबाइल सल्फर एटम क्या होता है, 0 होता है। और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल होगा, 4 सिस्टीन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन सिस्टम सेकेंड, जिसको हमने बोला था क्या, फेरेडॉक्सिन। तो जो फेरेडॉक्सिन है उसमें मैंने बोला था कि इसमें एक से ज़्यादा आयरन एटम ऐसे सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक यूनिट की बात करें फर्स्ट वाला, जिसमें Fe2S2 फेरेडॉक्सिन। नाम ने सभी को ही फेरेडॉक्सिन बोला जाता है, बस उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस है और उनकी प्रॉपर्टी में चेंज है, तो उसको देखते जाते हैं। सबसे बेसिक वाला जो फेरेडॉक्सिन है वो है आपका Fe2S2। अगर Fe2S2 फेरेडॉक्सिन की बात करें तो ये प्लांट का फेरेडॉक्सिन है। इसका काम क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट के जैसा ही वर्क करता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें जो आयरन एटम है वो कैसा होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कि लेबाइल सल्फर एटम कितना है इसमें, देखो मैंने 2 लिख रखा है ना, पहले भी बताई थी मैं। जब रुब्रिडॉक्सिन मैंने लिखा था तो S में 0 लिखा था, मतलब 0 लिखने का नोटेशन लिखने का मतलब ये था कि वहाँ पे जो लेबाइल सल्फर एटम है वो कितने होंगे, 0 होता है, ठीक है। सारे जो 4 सल्फर एटम आपको दिख रहा था वो सारे सिस्टीन वाले थे। तो यहाँ पे जो लेबाइल सल्फर एटम है वो कितने होते हैं, 2 होता है, 2 लेबाइल सल्फर। एक्चुअली ना लेबाइल है क्या, तो जब सल्फर एटम जो है वो 2 आयरन एटम के बीच में ब्रिजिंग हो, ठीक है, जो वर्क करे, पार्टिसिपेट करे इसमें, तो आप उसको बोलते हैं लेबाइल। और इनर्ट जो सिस्टीन वाला सल्फर एटम है उसको इनर्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 लेबाइल सल्फर एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो मुझे पता है ना, बेसिकली देखा जाए तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो कैसा होते हैं, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होते हैं।
तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में मैं बोल सकती हूँ कि इसमें 2 Fe यूनिट जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो दोनों ही Fe यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे लिबाइल सल्फर एटम क्या है, 2 है, तो दोनों जो है वो किससे कनेक्टेड होंगे, फिर सल्फर एटम से। अब मुझे क्या करना है, दोनों ही आयरन एटम को ना टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट करनी है। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सिस्टीन जो है वो लगाते जाती हूँ। तो यहाँ पे भी सिस्टीन होगा और इधर से भी आपका सिस्टीन ग्रुप हो जाएगा। ये S मतलब सल्फर एटम के थ्रू ही बाइंड रहता है सिस्टीन के। ओके, तो दिस इज स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, मतलब 1-2 जो है वो आउटर प्लेन है, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होगा, साथ ही इनमें 2 लिबाइल सल्फर एटम प्रेजेंट होते हैं, Fe एटम प्रेजेंट होता है। जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, जब ये सिंपल फॉर्म में है, तब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें प्रेजेंट होगा। अब फर्दर मैं बोल सकती हूँ कि इसके क्या होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना ये। एक को बोलूँगी क्या, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और दूसरा हो जाता है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एक आयरन एटम है जो कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दूसरा आयरन एटम है वो भी कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर दोनों ही आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये D5 सिस्टम होगा और ये भी D5 सिस्टम होगा, मतलब इनमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनमें भी ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आपको क्या पता चल रहा है, ये कपल कर सकते हैं ना एक दूसरे में, जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग, इन दोनों में ही कपलिंग पॉसिबल है, ये स्पिन स्पिन कपलिंग करेंगे, और ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग ये जो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन कपल कर जाएंगे क्योंकि बराबर बराबर है, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसलिए ESR इनएक्टिव होगा। और साथ ही आप और क्या बोलोगे, ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। कितना इंटरेस्ट आ रहा है देखो आप ना, अगर उसे रैंडम पढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा एकदम, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, और आपको ना सर लर्न करने पड़ते बार बार कि कौन सा पार्ट जो है वो होगा ESR एक्टिव होगा, कौन सा ESR इनएक्टिव होगा, तो वो पेपर में फिर हमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और थोड़ा सेपरेट करते हुए स्टडी करो, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अच्छे से स्टडी करने से हम हमेशा उसको याद रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक भी हमको वो याद रहता है, और क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही बनता है CSIR नेट में। और साथ में मैं बोल रही हूँ इस मेरे जितने भी डिटेल जितना भी वीडियो है आपको अगर देखनी है तो आप विजिट कीजिएगा मेरे वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हो गया इतना। इसके बाद अगर मैं रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करूँ तो रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आते ही एक का ऑक्सीडेशन स्टेट तो Fe3+ है ही, लेकिन दूसरे का क्या हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना आपने। एक इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका डिक्रीज तो हो जाएगा। अब मैं बात करूँ तो इसमें D5 है और इसमें कितना है, D6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब आप क्या बोल सकते हो, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कपल करेगा करके, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है इसके ना, अब क्या करेंगे आपस में, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके 5 इलेक्ट्रॉन से तो कपल कर जाएंगे, लेकिन अभी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया है। तो क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए ये कैसा है, ESR एक्टिव होगा। ESR एक्टिव है, साथ ही हम बोल सकते हैं ये कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये हो गया डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिक यूनिट ऑफ द फेरिडॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं क्या, Fe2S2। फिर सेकेंड वाले की बात करते हैं, ये कैसा होता है, इसकी पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैंने इसे थोड़ा सा रफ कर रही हूँ जिससे उसके लिए जगह बच सके। चलो अगर नोट नहीं किया है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ बेसिक जो लिखा था मैंने। यहाँ पे Fe होगा, एक Fe होगा +3 में और दूसरा Fe जो होता है वो कैसा होता है, +2 में होगा। Fe अगर +3 में है तो फिर ये D5 सिस्टम, ये D6 सिस्टम, क्योंकि ये आपस में कपल करेंगे, फिर भी एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, S = 1/2। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होते हैं, ESR एक्टिव होगा और साथ ही इसका नेचर होगा कैसा, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हो गया इसके बारे में। फिर बात करते हैं किसका, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वो एक क्यूबेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें एक कॉर्नर जो है वो मिसिंग रहेगा। अभी स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चल जाएगा। साथ ही इनमें 4 लेबाइल सल्फर एटम जो है वो प्रेजेंट होगा।
4 लेबाइल सल्फर एटम इसका प्रेजेंट होता है। तो इसके स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो स्ट्रक्चर कुछ ना इस टाइप से होता है। इसमें क्यूबेन स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा क्यूब टाइप का ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूबेन स्ट्रक्चर है, क्यूब ड्रॉ करो। ये एफी ग्रुप, यहाँ सल्फर हो जाएगा, यहाँ पे एफी ग्रुप। ये अल्टरनेट रहेंगे ना, क्योंकि लिंक है सल्फर के थ्रू ब्रिज्ड है इसका। फिर और बात करूँ मैं तो यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे होगा सल्फर एटम, यहाँ पे होगा आयरन। आयरन कितना है 3, तो 3 मैंने कंप्लीट कर लिया, और सल्फर एटम है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग कैसे होता है इनमें, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। साथ ही इसने तो इतना बना लिया है, और क्या हो सकता है इसमें, क्या चीज़ बच गया है अभी, एक सल्फर एटम बचा हुआ है ना अभी भी। तो वो जो एक सल्फर एटम है उसको आप बाइंड कर लो, लाइक यहाँ से ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर सब इस टाइप का होता है। अब आपने क्या करनी है, सिस्टीन यूनिट लगाना है। तो सिस्टीन यूनिट कैसे लगाते हैं हम, इसको टेट्राहेड्रल मेंटेन करते हुए सिस्टीन यूनिट लगाना है। तो एक यहाँ पे सिस्टीन होगा और एक यहाँ पे सिस्टीन ग्रुप होगा। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ Fe3SO4 ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर आपने पता चल गया ना। उसके बाद आप सीधे आ जाइए किस में, इसके भी 2 फॉर्म में। और वो जो 2 फॉर्म है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। आपने कुछ करना नहीं है, खाली सारे उसको ऑल्टरनेट रखना है। आयरन एटम सल्फर एटम को ऑल्टरनेट रखना है। आयरन आयरन के बीच में ब्रिजिंग का काम करेगा ये लेबाइल सल्फर। और देखो 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ही सल्फर जो है वो लेबाइल सल्फर है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था 4 लेबाइल सल्फर इनमें प्रेजेंट होते हैं। साथ ही नॉन लेबाइल सल्फर कितने प्रेजेंट है, तो ये सिस्टीन का जितने सिस्टीन यूनिट है उतना नॉन लेबाइल सल्फर इसमें प्रेजेंट होगा। इसका भी 2 फॉर्म हो सकता है, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक हो जाता है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूँ किसका, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आयरन कितने हैं मेरे पास, 3 है ना इसमें। तो 3 आयरन है, तो आप लिखते जाओ आयरन है 3। इसकी कंडीशन में भी आयरन तो 3 है, लेकिन एक जो है वो Fe2+ में आ चुका है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, ठीक है। इधर 3 हो गया और Fe ऑल्सो 3। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे D5 सिस्टम है, ये भी D5 सिस्टम है, ये भी D5 सिस्टम है। इसकी बात करें तो D6 सिस्टम, D5 सिस्टम और D5 सिस्टम। इनके इलेक्ट्रॉन आपस में कपल कर जाएंगे, पर इसके तो रह जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसके भी आपस में कपल कर जाएंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग होगी, तो आपस में इसके भी इलेक्ट्रॉन कपल कर जाएंगे, पर इनमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएगा, क्योंकि इसको कपलिंग करने के लिए कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि जब बात करते हैं Fe3S4 की, तो दोनों ही पार्ट उसका कैसा होता है, ESR एक्टिव। दोनों ही कैसा होगा, ESR एक्टिव होगा। आपने एक बार T2GeG बना के देख लेना, उससे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख भी जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये ESR एक्टिव है। साथ ही हम बोलेंगे इसको कि ये कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक। और इसके केस में भी आप वही बोलोगे कि ये भी ESR एक्टिव है और इसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर लास्ट वाला बचता है हमारा फेरेडॉक्सिन का, जिसका फॉर्मूला क्या है, Fe4S4। और क्योंकि यहीं से मैंने 4 लिख दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें लेबाइल सल्फर कितने हैं। लेबाइल सल्फर प्रेजेंट है 4 एटम इसमें लेबाइल सल्फर है। और साथ ही आपने इसका जो नॉन लेबाइल है वो आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा, जितने सिस्टीन ग्रुप लगेंगे उतने नॉन लेबाइल ग्रुप लगेगा। अभी इसके स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ तो सबसे पहले तो क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि ये भी क्यूबेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे स्टेबल फॉर्म है ये फेरेडॉक्सिन का, ऊपर लिख रखा है ना, मैंने मेंशन किया है कि ये सबसे स्टेबल फॉर्म है फेरेडॉक्सिन का। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको क्यूब बना लेते हैं पहले। क्यूब बनाने के बाद ना इसमें सारे ऑल्टरनेट एटम्स को डाल देंगे, ये ऐसा। यहाँ पे एक Fe इस पोजीशन पे हो गया, तो दूसरा Fe इस पोजीशन पे होगा, फिर एक Fe इस पोजीशन पे और फिर दूसरा वाला ये वाले पोजीशन पे। तो Fe ऐसे अटैच होंगे। साथ ही सल्फर एटम जहाँ जहाँ बचा है, जहाँ जहाँ लिंक करनी है वहाँ सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। तो हो गए ना मेरे 4 सल्फर एटम एंड 4 Fe ग्रुप। अब Fe ग्रुप जो बने हैं उनमें क्या करना है, हमको आगे सिस्टीन को लगाते जानी है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना है ना, 4 कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टीन, तो आप बोल सकते हो नॉन लेबाइल सल्फर एटम कितना प्रेजेंट है इसमें, तो 4 नॉन लेबाइल सल्फर एटम इनमें प्रेजेंट है, क्योंकि 4 सिस्टीन ग्रुप है।
अब इसका भी बात करें तो इनमें भी ये 2 टाइप्स के होंगे। स्ट्रक्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसका भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा और क्या होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की तो यहाँ पे आयरन एटम कितने हैं, 4 आयरन एटम है, और 4 आयरन एटम सारे कैसे हैं, +3+3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। मतलब आयरन एटम जो है वो 4 है, इसमें ऑल कैसे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लिख लो ना आप, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए छोटा छोटा बनाना पड़ रहा है मुझे राइटिंग को। और यहाँ पे Fe प्रेजेंट है, 4 Fe प्रेजेंट है यहाँ भी, लेकिन जो 4 Fe प्रेजेंट है ना उसमें 1 +2 में है, बाकी सारे +3 में है, +3 में और +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे D5 है, फिर से D5 सिस्टम सारे कपल कर जाएंगे एक दूसरे से, ये दोनों आपस में कपल कर लेंगे, ये आपस में कपल कर लेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन 0 हो गया या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ESR इनएक्टिव होगा। ESR इनएक्टिव है तो आप बोल सकते हो कि ये कैसा नेचर का है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि नो हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल आर कपल्ड, मतलब इसमें स्पिन कपलिंग हो चुकी है। बात इसकी करें तो यहाँ पे क्या है, D6 सिस्टम है, बस यही अलग है एक, बाकी D5 सिस्टम कपल करना चाहे बेटा यहाँ से ये दोनों कपल कर जाएंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि D5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है तो आपस में कपल कर लेंगे, तो वहाँ से तो डायमैग्नेटिक शो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कपल करेंगे क्या, और कपल कर भी लिए तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, क्योंकि D6 सिस्टम है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे फिर से S = 1/2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ESR एक्टिव हो जाएगा। ये ESR एक्टिव हो जाएगा। साथ ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या आयरन सल्फर प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन सा पढ़ा हमने, रुब्रिडॉक्सिन जो कि बहुत बेसिक होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और उनका सारा स्ट्रक्चर देख लिया था। फिर सेकेंड हमने पढ़ा था फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन में ये 3 होते हैं जो बिल्कुल ऐसे कंपेयर करते हुए आप स्टडी करो और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको ऐसे पढ़ने में, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पढ़ा सकती हूँ क्या, साइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हीमोग्लोबिन जो इंपॉर्टेंस रखता है ना, तो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे, तो एक वीडियो उस पर बना दूंगी मैं कंप्लीट हीमोग्लोबिन पे, ठीक है।